आज के इस खुसूसी तज्ज़िये में हम एक निहायत पेचीदा आलमी मालियाती खेल, खुफिया नेटवर्क और एक ऐसी हैरान कुन जियोपॉलिटिकल कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के होश उड़ा दिए थे। हम देखेंगे कि किस तरह फुटपाथ पर खुली एक छोटी सी करेंसी एक्सचेंज की दुकान देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग एम्पायर बन गई। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इस हैरत अंगीज सफ़र का आगाज़ करते हैं। पहला हिस्सा, द मास्टर स्ट्रोक एंड द मिस्ट्री। सोचिए ज़रा, आखिर भारत की एक अचानक मालियाती पॉलिसी ने पाकिस्तान में एक पुरस्कार मौत को कैसे जन्म दिया? ये वो बुनियादी राज है जो भारत की डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी और कराची के अंडरवर्ल्ड में आने वाले भौंचाल को आपस में जोड़ देता है। एक आम सी दिखने वाली पॉलिसी के पीछे वाकई एक खौफनाक अंजाम छुपा था। इस टाइमलाइन को देखिए। 8 नवंबर 2016 को भारत में अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट्स बंद करने का ऐलान होता है। ठीक 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 को कराची की 8वीं मंजिल से गिरकर एक अहम अंडरवर्ल्ड फाइनेंसियर जावेद खनानी की मौत हो जाती है। और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि अगले ही दिन पुलिस बिना किसी ऑटोप्सी के इस केस को खुदकुशी करार देकर फाइल बंद कर देती है। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? इसे समझने के लिए हमें माजी में जाना होगा। दूसरा हिस्सा, बर्थ ऑफ अ फाइनेंशियल एम्पायर। आइए देखते हैं इनकी शुरुआत कहां से हुई। 1947 के पार्टीशन के वक्त अब्दुल सत्तार खनानी अपना सब कुछ छोड़कर कराची आ गए। उन्होंने बोल्टन मार्केट में फुटपाथ पर बस एक छोटी सी करेंसी एक्सचेंज की दुकान खोली। 1961 में उनके यहाँ जुड़वा बेटे पैदा हुए, जावेद और अल्ताफ। 1980 की दहाई आते आते इन दोनों भाइयों ने इस छोटे से बिजनेस को पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया था। जब खलीज से आने वाले पैसे की रफ्तार बढ़ी तो खनानी भाइयों ने हनीफ कालिया और उनके बेटे के साथ हाथ मिला लिया और यहाँ से खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी KKI की बुनियाद रखी गई। KKI ने अकेला ही पाकिस्तान के फॉरेक्स मार्केट के 40% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ये सच में एक निहायत अजीम मार्केट शेयर था। इन भाइयों का काम करने का तरीका बड़ा जबरदस्त और हिकमत अमली से भरा था। जावेद खनानी कराची में बैठकर डोमेस्टिक ऑपरेशंस और पॉलिटिकल लिंक संभालता था, जबकि अल्ताफ खनानी ने इंटरनेशनल लेवल पर दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में अपने नेटवर्क्स फैला दिए। इस डिवीजन ऑफ लेबर ने ही इनकी आलमी पहुंच को नाकाबिले तस्खीर बनाया। तीसरा हिस्सा, अंडरवर्ल्ड एंड द टेरर नेक्सस। बाहर से देखने में KKI एक बिल्कुल वकार वाली वाइट कॉलर फॉरेन एक्सचेंज कंपनी थी, लेकिन हकीकत में उसके पीछे एक खुफिया एंटिटी बनाई गई थी जिसे खनानी MLO या मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। 1993 के मुंबई धमाकों के बाद जब दाऊद इब्राहिम को अपना काला पैसा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बैंक सिस्टम से बाहर एक रास्ते की जरूरत पड़ी तो KKI ने उसका हाथ थाम लिया। KKI सिर्फ एक नकाब था और MLO असल काला कारोबार। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 14 से 16 बिलियन डॉलर्स, ये कोई छोटे मोटी फिगर नहीं है। ये वो अंदाजन रकम है जो खाना पानी MLO हर साल दुनिया भर में लॉन्डर कर रहा था। जावेद का शांत सा दिखने वाला चेहरा इस अजीम मनी लॉन्ड्रिंग मशीन को चला रहा था जो बाकी बाज मुल्कों की मईशत के बराबर थी। तो ये हवाला नेटवर्क आखिर काम कैसे करता था? बस 3 आसान मगर कारगर स्टेप्स। पहला, कराची में किसी महफूज ठिकाने पर काला धन ड्रॉप होता। दूसरा, फौरन दुबई के इंटरनेशनल हब को एक कोडेड मैसेज या कॉल जाती। और तीसरा, चंद ही मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने में उतनी ही रकम वाइट और अनट्रेसेबल फंड्स की शक्ल में किसी को दे दी जाती। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का तो इसमें कोई वजूद ही नहीं था। और इनकी क्लाइंट लिस्ट वो कोई आम लिस्ट नहीं थी। डी कंपनी, मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और तालिबान, ये सारी खतरनाक तंजीमें इस खुफिया नेटवर्क पर इन्हिसार करती थीं। बिना कोई फुटप्रिंट छोड़े इनका पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजना ही खनानी ब्रदर्स का सबसे बड़ा बिजनेस था। चौथा हिस्सा, द सुपर नोट्स कंस्पिरेसी। इस माशी जंग का सबसे खतरनाक हथियार थे ये सुपर नोट्स। ये मार्केट में मिलने वाले कोई मामूली नकली नोट्स नहीं थे। इन्हें बिल्कुल असली नोट्स की तरह हाई ग्रेड सिक्योरिटी पेपर पर छापा जाता था, जिनमें वाटरमार्क्स और खास फाइबर्स शामिल थे। ये इतने परफेक्ट थे कि अक्सर ATM मशीन्स के सेंसर्स भी इन्हें असली समझकर एक्सेप्ट कर लेते थे। अब आप सोचेंगे इनके पास ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? इसे द डे लरू कनेक्शन कहते हैं।
हुआ कुछ यूं कि भारत ने एक ब्रिटिश पेपर सप्लायर कंपनी को घटिया पेपर सप्लाई करने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया, लेकिन सिस्टम की करप्शन का फायदा उठाते हुए इन्हीं मिडलमैन ने वो रिजेक्टेड मशीनरी और एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस हासिल कर लीं और फिर शुरू हुआ बिल्कुल असली दिखने वाले सुपर नोट्स छापने का सिलसिला। नतीजा क्या निकला? हर साल तकरीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए। साल 2010 आते आते ये अंदाजा लगाया गया कि इतनी भारी रकम के सुपर नोट्स हर साल दुबई और काठमांडू के रास्तों से भारत में पुश किए जा रहे थे। इससे एक तरफ तो दहशतगर्दों की फंडिंग हो रही थी और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी में महंगाई आसमान छू रही थी। 5वां हिस्सा, द ग्लोबल स्टिंग ऑपरेशन, कानून की गिरफ्त। अल्ताफ खनानी का नेटवर्क इतना बड़ा था कि कोई एक मुल्क इसे नहीं गिरा सकता था। यूएस के डीईए, ब्रिटिश इंटेलिजेंस, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन और न्यूजीलैंड के एजेंसीज ने आपस में मिलकर एक अनप्रेसिडेंटेड खुफिया स्टिंग ऑपरेशन तरतीब दिया। ऐसे आलमी जाल को तोड़ने के लिए वाकई एक ग्लोबल टीम की ही जरूरत थी। स्टिंग ऑपरेशन में अंडरकवर एजेंट्स ने खुद को ड्रग स्मगलर्स के तौर पर पेश किया। हफ्ते तक चलने वाली स्काइप चैट्स के बाद अल्ताफ ने एक निहायत ही खौफनाक जुमला कहा, पैसा चाहे खून से सना हो या कोकीन से, एक बार जब ये खनानी की मशीन से गुजरता है तो बिल्कुल पाक साफ होकर निकलता है। अल्ताफ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हर कॉल डीए रिकॉर्ड कर रही है और यही लफ्ज उसका सबसे बड़ा सबूत बनने वाले थे। आखिरकार जाल फेंक दिया गया। सितंबर 2015 में अंडरकवर एजेंट्स ने अल्ताफ खनानी को एक बहुत बड़ी फेक डील का लालच देकर पनामा बुलाया। वो जैसे ही पनामा लैंड हुआ, उसे फौरन गिरफ्तार करके मायामी की जेल में डाल दिया गया। एक झटके में इस आलमी नेटवर्क का सरबरा काट दिया गया और पीछे पाकिस्तान में जावेद खनानी बिल्कुल अकेला रह गया। छठा और आखिरी हिस्सा, द एम्पायर्स फाइनल कोलैप्स। इस फाइनल टाइमलाइन को देखें, डॉट्स खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएंगे। सितंबर 2015 में अल्ताफ अरेस्ट होता है, फिर नवंबर 8, 2016 को भारत में डीमोनेटाइजेशन का ऐलान होता है और इसके ठीक 26 दिन बाद 4 दिसंबर को जावेद की कराची में उस 8वीं मंजिल से गिरने पर मौत। ये इंसिडेंट्स अलग अलग लगते हैं पर ये एक दूसरे से इंतहाई गहराई से जुड़े हुए हैं। डीमोनेटाइजेशन ने एक ही रात में पूरा खेल पलट दिया। इस एक पॉलिसी ने जावेद के गोदामों में पड़े हजारों करोड़ के सुपर नोट्स को, जिन्हें बनने में सालों लगे थे, रद्दी के कागज में बदल दिया। जावेद पूरी तरह दिवालिया हो गया था और अब खतरनाक माफियाज उसके सर पे खड़े थे अपना पैसा वापस मांगने के लिए। वो अब उस नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। और आखिर में कहानी वहीं आकर रुकती है जहां से शुरू हुई थी, कराची का साइमा टावर, जहां से जावेद खनानी गिरा। क्या ये सच में एक दिवालिया और नाउमीद शख्स की आखिरी खुदकुशी थी, या फिर उसके जरिए डीप स्टेट के खुफिया राजों को महफूज रखने के लिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया? केस का फौरन बिना ऑटोप्सी बंद हो जाना आज भी सवाल खड़े करता है। ये हमारी सदी की सबसे बड़ी और हैरानकुन मिस्ट्रीज में से एक है जो आज भी आलमी सतह पर सोची जाती है। माइशत, अंडरवर्ल्ड और जियोपॉलिटिकल साजिशों के इन गहरे राजों को खोलने वाले इस तज्जिये में आज के लिए बस इतना ही।